नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए SSC CGL एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। ये सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो। यहां पर मैं सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर रहा हूं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक और साइंस। ये सब्जेक्ट्स को मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। डिटेल में सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द सक्सेसर ऑफ गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव जो सिखों के पहले गुरु थे, उनके सक्सेसर कौन थे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुरु अंगद देव, वो उनके सक्सेसर थे। यहाँ पर डिटेल में बात करते हैं, 10 गुरुओं के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो गुरु जो अंगद देव थे उनका नाम था लहना, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम चेंज करके गुरु अंगद कर लिया था जब वो बने थे गुरु उसके बाद, और गुरु नानक के सक्सेसर हैं। ठीक है, चलिए उनकी गुरु नानक जी की डेथ हुई थी करतारपुर में, ये भी पूछा जाता है। 70 साल में हुई थी, ये भी पूछा जाता है। और 1539 में हुई थी, ये भी पूछा जाता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पर बात करते हैं, गुरु नानक जी पहले गुरु थे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। उसके बाद गुरु अंगद जी आए जिन्होंने गुरुमुखी, जो उनकी एक स्क्रिप्टिंग, मतलब जैसे हमारे में आ या ई उ होते हैं, उनके वैसे उनके में एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उनको उन्होंने स्टार्ट किया। गुरु अमरदास, इन्होंने लंगर को स्टार्ट किया। और गुरु रामदास, ये अमृतसर सिटी को बनाने वाले थे। गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने गोल्डन टेम्पल को बनाया था। और गुरु हरगोविंद, जिन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी। उसके बाद गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, जिनको औरंगजेब ने मरवा दिया था, और गुरु गोविंद सिंह, जो कि लास्ट गुरु थे। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब, एक उनकी पुस्तक है, उसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ऑल्सो हैड द नेम ऑफ देवनामा प्रियदासी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर मौर्य के जो किंग थे, तीसरे नंबर के जो किंग थे अशोक, उनको कहा जाता था देवनामा प्रियदासी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। और इसके बारे में मैंने सीक्वेंस आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है, तो अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप इनको सीक्वेंस से देख सकते हैं। ये शायद मेरी 8वीं या 9वीं वीडियो है सीक्वेंस की। तो यहाँ पर बात करें अशोक, जो इनके तीसरे गुरु थे मौर्य साम्राज्य के, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और ये उनके बिंदुसार, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार के बेटे अशोक हैं ये। ठीक है, और इनको प्रियदर्शी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम की जो संधि थी वो टीपू सुल्तान और ब्रिटिश राज के बीच हुई थी। तो कब हुई थी ये? आंसर हो जाएगा ये तीसरे एंग्लो इंडियन के समय पर हुई थी। और 1792, मतलब तीसरा जब एंग्लो जो ब्रिटिश वॉर था वो ख़त्म हुआ था, उसके बाद ये हुई थी। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, टीपू सुल्तान 1792 में जब तीसरा वॉर इनका ख़त्म हुआ, एंग्लो मिसोर वॉर, उसके बाद ये वाली ट्रीटी को साइन किया गया, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। ठीक है, चलिए आगे बात करें। इनके बीच में 4 वॉर हुए थे। अब वो 4 वॉर किस तरीके से कहलाए जाते हैं? जैसे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि का ट्रीटी ऑफ मद्रास जब हुआ था उसके बाद ख़त्म हुआ था, और इसका सन है 1767 से लेकर 69 तक इसको लड़ा गया था। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, जो कि 1780 से 84 तक लड़ा गया, और उसमें ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। थर्ड है एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि 1790 से 92 तक हुआ, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम की ट्रीटी इसमें साइन हुई। और आखिरी था जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और अंग्रेज यहाँ पर जीत गए थे। 1798 से 99 तक युद्ध लड़ा गया। ठीक है, ये पूछे जाते हैं चारों सीक्वेंस में आपसे। आगे बात करें, हमारी एक ई बुक है जो कि सिर्फ हम 99 रुपीज़ की दे रहे हैं, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स को कवर किया हुआ है। आपको बेनिफिट देगा अगर आपने इसमें कोई भी नोट्स नहीं बनाए हैं। मान लीजिए आप कोई स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, आप कोई नौकरी कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिला है, तो आप इसको ले सकते हैं। सिर्फ 99 रुपीज़ की है फास्ट रिवीजन के लिए। आप चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो,
एसएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर आपको बेनिफिट देगा, तो आप इसे ज़रूर परचेज कर लें। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द अजंता केव्स आर सिचुएटेड इन। तो अजंता केव्स कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में ये अवेलेबल है। सारे सीक्वेंस से बात करते हैं, और भी बहुत सारे हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे गेट ऑफ इंडिया, यहाँ पर मैंने सारे महाराष्ट्र के जो लोकेशंस हैं वो लिख दिए हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे गेट ऑफ इंडिया मुंबई में है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में है, और इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी 2004 में शामिल कर लिया था। आगे बात करें, चांद मीनार कहाँ पर? दौलताबाद में है, जो कि इनके महाराष्ट्र में एक जगह है। आगा खान पैलेस पुणे में है। शनिवारवाड़ा जो कि पुणे में है। अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो औरंगाबाद में है। बीवी का मकबरा औरंगाबाद में है। प्रतापगढ़ फोर्ट सतारा में है, और कोंडाना केव रायगढ़ में है। चलिए आगे बात करते हैं, और भी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट लिखी है मैंने यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, द अंडमान ग्रुप एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय। मतलब किस डिग्री से सेपरेटेड है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है। ऐसे ही बहुत सारे और इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने अंडमान और निकोबार के बीच में जो लाइन जा रही है उसका हमने ज्वाइनिंग पॉइंट देख लिया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इंडिया और पाकिस्तान किस लाइन से कनेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन। मैकमोहन लाइन से इंडिया और चाइना कनेक्ट हैं। हिंडरबर्ग लाइन से पोलैंड और जर्मनी कनेक्ट हैं। डुरंड लाइन से पाकिस्तान और अफगानिस्तान कनेक्ट है। 49 पैरेलल से यूएसए और कनाडा कनेक्ट हैं। 38 पैरेलल लाइन से साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया कनेक्ट हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रिवर ऑल्सो नॉन एज सांगपो इन तिब्बत। तो ऐसी कौन सी रिवर है जिसको तिब्बत में सांगपो कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, और उसके बाद भी बहुत सारे नाम इसके चेंज किए जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर सारी डिटेल लिख दी है। जैसे ब्रह्मपुत्र मानसरोवर लेक से निकलती है, जहाँ से इंदस और सतलुज निकलती हैं, और तिब्बत से निकलती है। बात करें इसकी जो लेंथ है 3848 किलोमीटर टोटल लेंथ है। ठीक है, अगर यहाँ बात करें, और इंडस से भी बड़ी है ये आपको बता दो, लेकिन बात करें भारत देश से निकलती है, पहले वो तिब्बत तो चाइना का पार्ट है, तो चाइना से निकलती है, उसके बाद भारत में आती है, और फिर उसके बाद बांग्लादेश में जाती है। तो 3 देशों को ये कवर करती है। अगर बात की जाए तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर करती है तो इसको दिहांग रिवर कहा जाता है। उसके बाद जब असम में पहुंच जाती है, असम में पहुंचने के बाद इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। जब असम से होते हुए ये बांग्लादेश में पहुंचती है तो बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी से गिरने से पहले गंगा के साथ मिल जाती है, तो गंगा के साथ मिलने के बाद इसको मेघना कहते हैं, और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसको कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द एज ऑफ वोटिंग फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर। तो 21 से 18 ईयर की एज किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू कर दी गई है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 61वां अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, और ये हुआ कब था? तो 1989 में इसको पास कराया गया था। पेश हुआ था ये 1988 में, लेकिन पास इस ईयर में हो चुका था। और किस एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ था? तो 61 अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ था। ईयर आपको याद रखना है, आपको यही 2 ईयर पूछे जाएंगे। जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो 1988 में, पास हुआ था 1989 में। आगे बात करें, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं 1989 में ये पास हो गया था, और 21 साल से जो वोटिंग की एज है उसको चेंज करके 18 साल कर दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम। तो इम्पीचमेंट का जो मेथड है, जो प्रोसेस है, वो कहाँ से भारत ने लिया है? तो आंसर हो जाएगा यूएसए। यूएसए से इसको हमने अडॉप्ट किया है। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत देशों से अडॉप्ट किया गया है, तो कुछ कहीं से लिया गया, कुछ कहीं से लिया गया। तो कहाँ से क्या क्या लिया गया है यहाँ पर चलिए बात करते हैं, रिवीजन ही हो जाएगा एक तरीके से। ऑस्ट्रेलिया की बात करें
तो कंकरेंट लिस्ट ली गई है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड लिया गया है, और जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउस, जो हमारा राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों आपस में मिलकर बैठकर जो सलाह करते हैं, वो वाला प्रोसेस भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कनाडा की बात की जाए तो यहाँ से फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया गया है। अपॉइंटमेंट गवर्नर्स का, जो स्टेट में गवर्नर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट लिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट को जो एडवाइजरी है, जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जारी करता है, वो भी हमने कनाडा से ली है। आयरलैंड की बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यहाँ से ली गई है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की जो मेंबर्स अपना नॉमिनेशन किस तरीके से भरेंगे, तो वो सब चीज़ यहाँ से लिया गया है आयरलैंड से। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का किस तरीके से इलेक्शन होगा, वो आयरलैंड से लिया गया है। आगे बात करें जापान से प्रोसीजर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बाय लॉ को कैसे इस्टेब्लिश करना है, वो जापान से लिया गया है। सोवियत संघ मतलब रशिया से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़। आइडियल ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, ये रशिया से लिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद रखना है। यूके की बात की जाए तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यहाँ से लिया गया है। लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, वो भी यहाँ से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप यहीं से। कैबिनेट सिस्टम और पार्लियामेंट प्रिविलेज और बाई कैमरल जो सिस्टम होता है, जैसे राज्यसभा, लोकसभा और स्टेट में जो होता है विधानसभा और विधान परिषद, ये हमने कहाँ से लिया है? यूके, यूनाइटेड किंगडम से लिया है। यूएस की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो हमारे न्यायिक पूरा सिस्टम है, इसको इंडिपेंडेंस किया जाए, ये हमने यूएसए से लिया है। और इम्पीचमेंट, जो कि क्वेश्चन था, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी हमने यहीं से लिया है। जर्मनी की बात करें तो इमरजेंसी का जो सिस्टम है वो हमने जर्मनी से लिया है। साउथ अफ्रीका की बात करें तो अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होता है वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से। हमने नॉमिनेशन जो राज्यसभा के मेंबर्स का वो आयरलैंड से लिया था, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन की बात की जा रही है, वो हमने राज्यसभा का साउथ अफ्रीका से लिया है। फ्रांस की बात करें तो रिपब्लिक, आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सब हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर नीति आयोग कम इनटू बीइंग, नीति आयोग कब से काम करना शुरू किया था? तो आंसर हो जाएगा 2015 से। इसको हटाया, प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग को लाया गया। यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा था? यहाँ पर स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको भी कोई डिसीजन में पार्टिसिपेट कराया गया, जो कि पहले जो हमारे पास प्लानिंग कमीशन था उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन अभी भी हेड कौन है इसके? प्राइम मिनिस्टर ही अध्यक्ष रहेंगे। पहले भी जो प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष रहते थे वो भी प्राइम मिनिस्टर ही रहते थे। 1 जनवरी 2015 से इसको लागू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन बीइंग हैज़ द हाईएस्ट एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है पकड़ना। तो हीमोग्लोबिन किस इनमें से किस चीज़ को सबसे ज़्यादा पकड़ता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। वैसे तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है तो ऑक्सीजन को सबसे ज़्यादा पकड़ेगा, लेकिन इन सब में से कार्बन मोनोऑक्साइड सही आंसर है। तो इसीलिए कहते हैं तंबाकू वगैरह, धूम्रपान वगैरह ना करो, क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो ऑक्सीजन से ज़्यादा हमारा ब्लड पकड़ता है और हमें नुकसान करता है। मतलब या तो कोई लंग का कैंसर हो जाएगा या कोई और कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी हीमोग्लोबिन में ज़्यादा है। आगे बात करें, यहाँ पर वही सब चीज़ मैंने बता रखी है, लेकिन आप एक नाम याद रख सकते हैं। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगा तो उसे कहेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। नाम आपको याद रखना है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है, कैल्सिट्रियोल इज द बायोलॉजिकल एक्टिव फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन। तो इनमें से किसका नाम है? तो विटामिन डी का नाम है ये कैल्सिट्रियोल। ठीक है, चलिए और बहुत सारे नाम्स हैं, इनके बारे में जानते हैं। जैसे विटामिन ए को कहते हैं रेटिनोल, विटामिन B1 को थाइमाइन, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, और विटामिन B3 को नियासिन, B5 को पेंटाथेनिन। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरोल, और विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरोल, और विटामिन के को कहते हैं फाइटोनेडियोन। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, हु पुट फॉरवर्ड द
थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो चेंज होता है जीवों में, जो चेंज होता है वो किसने इसकी थ्योरी दी थी? तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने इसकी थ्योरी दी थी कि जो हमारे जीवों में चेंज होता है सालों दर साल में, वो होना ज़रूरी है जिससे कि वो अपने आप को बचा सके, अपने आप को इस खराब कंडीशन से बचा सके। इसलिए चार्ल्स डार्विन ने पूरा एक्सप्लेन किया था। बहुत बड़ा डेटा है, इसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ एशिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। तो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा रहा है? तो आंसर हो जाएगा अप्सरा। अप्सरा रहा है पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, जो कि रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये याद रखना है। और बहुत सारे हैं, जैसे कुंडल कुलम है जो कि तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, कएगा कर्नाटका में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, काकरापारा गुजरात में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट जोजिला पास लोकेटेड। जोजिला पास कहाँ पर है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा जोजिला पास लद्दाख में अवेलेबल है। आंसर लद्दाख हो गया। यहाँ पर मैंने बहुत सारे लिख रखे हैं, जैसे नाथुला पास सिक्किम, सिपकिला हिमाचल प्रदेश, जलेपला पास सिक्किम, खारदुंगला लेह और सियाचिन के ग्लेशियर में है, थांगला लद्दाख में है, चांगला लद्दाख में है, बारालाचा जम्मू कश्मीर में है, माना पास उत्तराखंड में है, लिपू उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, दिहंग अरुणाचल प्रदेश में, पालघाट तमिलनाडु और केरला में है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ 2021। तो यूएनओ 2021 के जनरल सेक्रेटरी कौन है? तो आंसर तो आसान हो जाएगा एंटोनियो गुटेरस, लेकिन एक्सप्लेनेशन ये है कि हम सारे याद करते हैं ना स्टार्टिंग से। तो यहाँ पर देखिए पहले तो थे सर ग्लाइडिन जेब्स। ये क्या थे? ये थे हमारे एक्टिंग, मतलब इनको पहला माना नहीं जाता, माना जाता है ट्रिग वैली को, जो आपने भी पढ़ा होगा, ट्रिग वैली को पहला माना जाता है, तो वही आपको याद रखना है। लेकिन ये भी याद रखिए, कभी पूछ ले एक्टिंग कौन थे? सर ग्लैडन जेब। ठीक है, उसके बाद अगले और अभी जो चल रहे हैं वो कौन से? 9वें नंबर के, ये भी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अगले कौन थे? सेकंड नंबर के थे डाग हैमर्सजोइड, और थर्ड थे यू थांट, फोर्थ थे कूट वालहेम, और फिफ्थ थे जेवियर पेरेज डे कूलर। अगर अगली बात करें बोट्रास खाली, कॉफ़ी अनान उसके अगले थे, और अगले थे बान की मून। 8वें पूछे गए हैं रिसेंटली वाले एग्जाम में, तो याद रखना है आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है, तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।